नमस्कार दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 6 अगस्त से 12 अगस्त तक के वीकली करंट अफेयर्स, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस, साथ ही आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। जो करंट अफेयर की आज का जो करंट अफेयर है, वीकली करंट अफेयर है, इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ही पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सभी लेक्चर्स के हमारे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। तो सबसे पहले आपको बताना है कि वित्त मंत्रालय ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को कौन सा दर्जा प्रदान किया है। तो मतलब क्वेश्चन क्या हुआ, विच स्टेटस हैज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ग्रांटेड टू ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए नवरत्न। जी हाँ, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने जो ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इस ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसको क्या है आपका नवरत्न का वो दे दिया है, आपका स्टेटस दे दिया है। ठीक है, दर्जा प्रदान कर दिया है इसको। ठीक, तो थोड़ा बता दें आपको बता दें कि यहाँ पे दो कंपनियों को दर्जे दिए गए अलग अलग। जैसे मैंने आपको बताया ओएनजीसी को नवरत्न का और दर्जा दिया गया है। वहीं जो ऑयल इंडिया है, आप जानते हैं ऑयल इंडिया ओआई, इसको महारत्ना का क्या स्टेटस दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा आपको पता, इसलिए याद रहेगा यहाँ पे दो लोगों को स्टेटस प्रदान किए गए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा दो लोगों को प्रदान किए गए हैं ऑयल सेक्टर कंपनी। और एक है ऑयल इंडिया, जिसको महारत्ना का, वो ऑयल इंडिया है, जो ऑयल इंडिया है इसको महारत्ना का, और जो नवरत्ना है इसका ओएनजीसी का विदेश का वो नवरत्न है, उसको दिया गया है अवार्ड। ठीक है, ये आपका ये मान लीजिए कि ये जॉइंट वेंचर, मतलब दोनों लोग फाइनेंशियल डिसीज जो होते हैं ना, इस कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया, ये स्टेटस दिया गया है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब आपको बताना है कि हु हैज़ लॉन्च्ड दी हाईवे यात्रा ऐप। तो हाईवे यात्रा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी NHAI। जी हाँ, NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आपका हाईवे यात्रा ऐप लॉन्च किया है। आप जान सकते हैं, नाम ही आप जान के समझ जाएंगे कि किसने लॉन्च किया। हाईवे यात्रा ऐप तो किसके अंदर आता है? NHAI के अंदर आता है, NHAI के अंदर आता है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, है ना। तो उन्हीं लोग ये ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, आपको बता दें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया है। इसका जो पर्पस है, इसका जो मेन रीज़न है, इसको लाने का एक जो मेन कारण है, इसका जो एम है वो है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड ग्रीवेंसेस रेजिडेंशियल, मतलब ऑनेस्ट, मतलब आपको जानकारी जो होती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाईवेज की, और साथ ही में अगर कोई शिकायत है तो उसके निवारण के लिए ये ऐप जारी किया गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आपको बताना है 9th एडिशन ऑफ मालाबार रिवर फेस्टिवल हैज़ बिगेन इन विच स्टेट। तो आपको बताना है मालाबार जो एडिशन है, मालाबार रिवर फेस्टिवल है, वो किस राज्य में शुरू किया गया है, इसका 9वां संस्करण। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी केरल के अंदर। जी हाँ, केरल के अंदर आपका मालाबार रिवर फेस्टिवल की शुरुआत करी गई है। उसके बारे में थोड़ी जानकारी बता दें तो आपको बता दें केरल में 9th एडिशन शुरू हो गया है मालाबार रिवर फेस्टिवल ओपन का। ठीक है, और ये हो कहाँ रहा है, ये तुषारगिरी जगह है। कहाँ पे कोझिकोड जगह है, वहाँ से शुरू हुई आपकी। ठीक है, आपको बता दें ये 3 दिन का इवेंट है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है केरल एडवेंचर टूरिज्म द्वारा। ठीक है, और इसे प्रमोट किया गया है, इसे पूरा नाम है आपका केरल एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन सोसाइटी, और साथ ही में आपका कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और कहाँ पे कराया गया है? ये कराया गया है इरुवांची पूजा, है ना। इरुवांची पूजा आपकी जगह है कहाँ पे? चिलीपूजा रिवर एट तुषारगिरी में। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है कि विच कंट्री हैज़ बीन रैंक्ड हाईएस्ट बाय द मॉर्गन स्टैनले इन द लिस्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट। तो इमर्जिंग मार्केट कैटेगरी के तहत किस देश को मॉर्गन स्टैनली ने अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है ना। तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? उभरते बाजारों की सूची में मॉर्गन स्टैनली ने किस देश को सर्वोच्च स्थान दिया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी
हमारा प्यारा भारत, जी हाँ, हमारे प्यारे भारत को मॉर्गन स्टैनली ने आपका हाईएस्ट रैंक दी है आप उनकी लिस्ट में जो उन्होंने जारी करी है, ठीक है। सॉरी। तो इसके बारे में बता दें ये क्या दिया, उन्होंने क्या बोला है ऐसा। तो आपको बता दें मॉर्गन स्टैनली ने अभी अपनी एक अपग्रेडेड इंडियन स्टॉक के ऊपर एक रिसेंटली रिपोर्ट जारी करी। उन्होंने बताया है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसको इन्होंने इक्वल वेट का स्टेटस दिया है। टू इक्वल वेट का स्टेटस पहले दे रखा था, अब दे दिया है ओवरवेट, ठीक है। इन्हें कौन सा स्टेटस दे दिया है, इक्वल वेट से ओवरवेट का स्टेटस दे दिया है मॉर्गन स्टैनली ने। अब ये होता क्या है इसके बारे में बताऊंगा, एक एक करके सब चीज बारे में, और थोड़ा इसके बारे में बात करें, रिपोर्ट के बारे में बात कर लें, ठीक है। तो रिपोर्ट जो रिलीज करी है इसमें बताया है कि भारत जो है वो इसमें मॉर्गन स्टैनली में इसने टॉप किया है, और साथ ही में ये एक इमर्जिंग मार्केट बन गया है इनके हिसाब से। तो आप बता दें ये जो मॉर्गन स्टैनली है एक फाइनेंस कंपनी है जो क्या है आपको एक तरह से यार मान लीजिए कि आपको सलाह देती है कि कहाँ पे आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में ही आपको सलाह देती है। उसी के हिसाब से आपका आप में मान लीजिए एक तरह से ये बहुत बड़ा क्या नाम है सलाह देने वाला सलाहकार कंपनी है जो आपको बताती है कि कहाँ पे आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे आपको अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसी बता दें कि स्टैनली जो कहती है कि इंडिया एक तरह से स्टार्टअप लॉन्ग लूम है, मतलब एक तेजी से शुरुआत करने वाले भारत एक वो राज्य वो बन गया देश। वहीं चाइना का जो कहते थे ना कि वो उसकी जो तेजी है वो खत्म हो गई है भाई, चाइना में वो बात नहीं रही जो भारत में बात आ गई है, ठीक है। इसने ये अपनी रिपोर्ट में कहा है। वहीं आप बात करते हैं कि ओवरवेट क्या होता है, इक्वल वेट क्या होता है, अंडरवेट क्या होता है। तो 3 कैटेगरी होती है। इक्वल वेट जो होता है मिडिल कैटेगरी होती है, अंडरवेट लोअर कैटेगरी होती है, और ओवरवेट मतलब हाईएस्ट कैटेगरी। तो भारत को किस कैटेगरी में दिया, ओवरवेट में कर दिया गया है, मतलब है ना। तो इसका मतलब होता है कि आपका जब कोई फर्म है उसे क्या नाम है परफॉर्मेंस जो होती है उसकी बहुत अच्छी होती है, तो बाकी अगर अदर मार्केट्स में तो उसको ओवरवेट दे दिया जाता है। वहीं अगर आपको इक्वल वेट का स्टेटस दिया इसका मतलब होता है कि आपका जो मार्केट है वो लगभग अच्छा परफॉर्म कर रहा है, खराब परफॉर्म नहीं करेगा। वहीं जो अंडरवेट है उसका मतलब होता है कि मार्केट आपका मतलब लटकेगा या हल्का हल्का चलेगा, या फिर मतलब इसमें इतना ग्रोथ नहीं है, एक तरह से मतलब इसमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा आपका, इसका मतलब ये हो गया अंडरवेट का। तो तीनों कैटेगरी है, इसको मैंने बता दिया आपको, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पहले चरण में कितने स्टेशनों को शामिल किया है। मतलब केंद्र सरकार ने अपने फर्स्ट जो फेज चलाया है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत, तो कितने स्टेशनों को इन्होंने अपना शामिल किया उसके अंदर। तो सही आंसर आपका आता है ऑप्शन ए, पूरे 508 में 508 स्टेशन को फर्स्ट फेज में सेलेक्ट किया गया है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत, ठीक। किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। तो और उसके बारे में बता दें तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है आपका, ये क्या कह रही है एक आधारशिला रखी गई है किसकी, रीडेवलपमेंट वर्क के लिए, जिसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट लगभग है 24,470 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो 24 लगभग आप मान लीजिए कि 25 करोड़ रुपए जो आपका सरकार है वो खर्च करेगी 508 स्टेशन को द्वारा डेवलप करने में, ठीक है। अब ये 508 स्टेशन आपके 27 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को मिला के सब जगह होगा, ठीक है। इन सबको इंक्लूड कर लिया गया है, इन सभी राज्यों से आपके गए हैं। तो उसमें लिस्ट बता दें, जैसे उत्तर प्रदेश में 55 स्टेशन है, राजस्थान में 55 स्टेशन है, बिहार में कितने 49 है, महाराष्ट्र में 44 है, वेस्ट बंगाल में आपके 37 है, मध्य प्रदेश में आपके 34 है, असम में 32 है, 25 उड़ीसा में है, 22 पंजाब में है, और 21 स्टेशन जो है गुजरात और तेलंगाना में है, अब 20 झारखंड में, 18 आंध्र प्रदेश, 18 तमिलनाडु, और साथ ही में 15 हरियाणा और 13 कर्नाटका में है, और सारी और अदर राज्यों में भी हैं एक 2 स्टेशन जो है वो है, बाकी यूनियन टेरिटरीज में भी है कुछ स्टेशन। तो इन सब की आपको ये लिस्ट पूरी बता दी है कि यहाँ पे क्या है इतने स्टेशन का क्या है रीडेवलपमेंट किया जाएगा फर्स्ट फेज में, ठीक है। कोशिश तो करिए कि सभी करा जाए, पर धीरे धीरे करके करा जाएगा। इनमें क्या है उनका जो लेवल वहाँ पे स्टेशन का लेवल होगा वो अच्छा बढ़ाया जाएगा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाएगा, वहाँ साफ़ सफाई बढ़ाई जाएगी, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं उसको अच्छा किया जाएगा। मतलब एक तरह से आपका बहुत अच्छा आपको मतलब अच्छा बनाया जाएगा स्टेशन को, है ना। इसलिए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बताना आपको वेयर हैज़ द लाइब्रेरी फेस्टिवल 2023 हैज़ इनॉग्रेटेड, मतलब लाइब्रेरी फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए बी, न्यू दिल्ली के अंदर। जी हाँ, नई दिल्ली में आपका सॉरी लाइब्रेरी फेस्टिवल आयोजित किया गया है, उद्घाटन किया गया है इसका,
ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा किया गया है। ठीक है, और आपका ये 5 अगस्त को किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 5 अगस्त को ये किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हमारे देश के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ठीक, तो इसके बारे में बता दें कि जो लाइब्रेरी फेस्टिवल 2023 है, इसकी जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। और कहाँ पे? प्रगति मैदान में, न्यू दिल्ली के अंदर 5 अगस्त को। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया है, और ये लगभग 5 से 6 अगस्त तक चला था ये पूरा इवेंट आपका। ठीक, और ये लगभग 2 दिन का इवेंट है, मतलब 5 और 6 तारीख को 2 दिन का इवेंट है ना, तो 2 दिन का इवेंट है। इसमें क्या आपका जो लाइब्रेरीज है उनको क्या है, जो उनकी जो लाइब्रेरीज है उनको उनके फीचर्स जो हैं, उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक बुकें हैं, उन सभी को क्या है यहाँ पे शोकेस के उनका प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है शुभ यात्रा स्कीम वॉज लॉन्च इन विच स्टेट, मतलब शुभ यात्रा योजना कहाँ शुरू की गई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, केरल के अंदर। जी हाँ, केरल के अंदर आपकी शुभ यात्रा योजना शुरू की गई है। ठीक, अब यह है क्या है, तो इसके बारे में बात करें तो आपको बता दें स्टेट गवर्नमेंट है उसने शुभ यात्रा स्कीम शुरू की गई है। इसका जो मेन एम, स्कीम का जो मेन एम है वो है कि वो जो लोग वहाँ आते हैं, मतलब जो लोग विदेश, मतलब बाहर से विदेशी लोग जो भारत में आते हैं, उनको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट करना। जो ओवरसीज इमिग्रेंट होते हैं ना आपके, जो क्या नाम है, विदेशी प्रवासी हो जाए ना, क्या कहते हैं, विदेशी प्रवासियों को जो पहली बार आते हैं, आपके जो आएंगे, क्या नाम है, केरल के अंदर, उनको क्या है, एक तरह से आपको उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, और मतलब उनको एक तरह से सकारात्मक और उत्पादक प्रवासन पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा मिलेगी उन्हें, अगर एक तरह से पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव माइग्रेशन इकोसिस्टम मिलेगा, इसलिए स्कीम शुरू की गई है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुभ यात्रा स्कीम से आपका जो क्वालिटी होगी, इनर्स क्वालिटी होगी किसमें? प्रोफेशनल माइग्रेशन। प्रोफेशनल माइग्रेशन में ये नहीं कि कोई भी देश का गरीब इंसान घर, मतलब कोई भी चलाए अपने देश में, नहीं, वहाँ जो प्रोफेशनल होगा, जो आपके देश में रोजगार लाएगा, इकोनॉमी लेके आएगा, उन्हीं के लिए ये शुरू किया गया है, सबके लिए नहीं किया गया है। जो आपके जो केरल स्टेट में, मतलब देश की बात नहीं कर रहा हम, केरल स्टेट के अंदर जो रोजगार लेके आएगा उसके लिए स्कीम शुरू की गई है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है मिस हु हैज वॉन दी मिस राजस्थान 2023 टाइटल, मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, वैष्णवी शर्मा। जी हाँ, फोटो देखते हैं, वैष्णवी शर्मा जी, इन्होंने जीता आपका मिस राजस्थान 2023। ठीक, तो आपको बता दें वैष्णवी शर्मा रही है टॉप 28 मॉडल्स, जो फाइनल मॉडल्स थी उनकी विनर रही, उनमें से विनर रही है। और कहाँ पे? ये बिरला ऑडिटोरियम था, वहाँ पे इनको उनको विजेता घोषित किया गया है। इसको? वैष्णवी शर्मा जी को। ठीक है, वहीं जो आकांक्षा चौधरी हैं, ये आपकी फर्स्ट रनर रही है, मतलब इनकी पोजीशन कैसी रही है? सेकंड पोजीशन रही है इनकी। ठीक है, वहीं आपको बता दें जो मिस राजस्थान 2022 थी वो थी तारुषी राय। ठीक है, तो याद रखना आपको 2022 क्वेश्चन आ सकता है आपसे, कि पूछ सकते हैं कि पिछले साल कौन विनर रहा है, अब डायरेक्ट कुछ ही पूछ सकते हैं ना वो लोग, तो ये रखेगा 2022 में कौन? तारुषी राय जी रही थी। ठीक है, और ये जो पूरा इवेंट है किसने ऑर्गेनाइज कराया था? ये ऑर्गेनाइज कराया था आपका फ्यूजन ग्रुप द्वारा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी किस राज्य में शुरू की गई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, बिहार के अंदर। जी हाँ, बिहार में आपका टुगेदर वी आर्ट इसका एक आर्ट एग्जीबिशन लॉन्च किया गया है बिहार राज्य के अंदर में। तो उसके बारे में बता दें, एक ये स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन है जिसका नाम, टाइटल रखा गया है टुगेदर वी आर्ट। ठीक है, ये G20 मेंबर्स कंट्रीज हैं उनको आपका समर्पित किया गया है। ठीक है, इसमें जो बिहार म्यूजियम है जो पटना के अंदर है, और 7 अगस्त को ये आपका शुरू किया गया था। ठीक है, बिहार म्यूजियम में करा गया था, कहाँ? 7 अगस्त को पटना के अंदर। वही आपको बता दें ये जो एग्जीबिशन है पूरे 2 महीने चलेगी आपकी। ठीक है, ये 2 महीने मतलब कब तक चलेगी? मतलब 7 अक्टूबर तक आपकी ये पूरी एग्जीबिशन चलेगी। ठीक है, इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, मतलब केंद्रीय कला एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग टोटल 29 मतलब 29 कंट्रीज से लोग भाग लेंगे, इस प्रदर्शनी में लोग भाग लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? विच स्टेट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड गुरु गोरखनाथ बोर्ड फॉर बैकवर्ड क्लासेस? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने आपकी गुरु गोरखनाथ बोर्ड
एस्टेब्लिश किया है, आपको कॉन्स्टिट्यूट किया, बनाया है, आपका उसका गठन किया है। ठीक है, अब इसका गठन क्यों कर रहा है, किस लिए किया गया है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके बारे में बता दें कि राजस्थान सरकार ने अभी जो गठन किया है किसका, गुरु गोरखनाथ बोर्ड का, वो आपका गठन किया गया है जो जोगी योगी एंड नाथ कम्युनिटी के जो सदस्य लोग होते हैं, है ना, उनके समुदाय के जो लोग हैं उनकी पहचान के लिए, ठीक है, उनकी पहचान के लिए और उनकी समस्याओं की पहचान के लिए इस आपका कमेटी का गठन किया गया है, एक तरह से बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, आपको जाने इसके जो बोर्ड का काम होगा वो सजेशन देना होगा, मतलब राय देना होगा राज्य सरकार को कि कैसे हम जोगी योगी एंड नाथ कम्युनिटीज़ के लोगों को हम उन्हें क्या नाम है कैसे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएं उनकी एक प्राइमरी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, संजय कुमार अग्रवाल। जी हाँ, संजय कुमार अग्रवाल सीबीआईसी के आपके चेयरमैन बन गए हैं। अब सीबीआईसी फुल फॉर्म क्या है, तो सीबीआईसी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, और ये उनका फोटो है संजय अग्रवाल जी का। सॉरी, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है वैभव तनेजा किस कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी बन गए हैं। तो वैभव तनेजा हैज बिकम द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो CFO उसे हम कहते हैं, ऑफ विच कंट्री। तो सही आंसर आप विच कंपनी, सॉरी कंट्री नहीं, ऑफ विच कंपनी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ई, टेस्ला के। जी हाँ, टेस्ला के वैभव तनेजा जो है वो टेस्ला कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन गए हैं। आप देखते हैं कि उनका फोटो है। ठीक, और जानते हैं जो टेस्ला कंपनी है एलन मस्क की है, और ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ बनाने में ज़्यादा फोकस करते हैं। वो इलेक्ट्रिक गाड़ी बढ़ाती है आपकी, दोनों तरह स्पोर्ट्स भी आती है इसकी और कमर्शियल नॉर्मल व्हीकल्स आती हैं इनकी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, मतलब किस राज्य ने एक जिला एक उत्पादन योजना शुरू की है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, गुजरात ने। जी हाँ, गुजरात सरकार जो है उसने आपका अभी हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम शुरू की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो गुजरात सरकार ने इम्प्लीमेंट मतलब लागू कर दी है अपने राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब एक जिला एक उत्पादन योजना। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, जो गुजरात सरकार होगी वो पूरे 58 करोड़ रुपीस खर्च करेगी प्रमोट करने के लिए जो इंडिजीनियस जो राज्य के जो इंडिजीनियस उत्पादक प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या है वो इस योजना के तहत प्रमोट करेगी। इसके लिए वो कितने 58 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब। तो आपको बताना है द वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, सरगम सिंह। जी हाँ, सरगम सिंह आप देखते हैं ये हमारे देश के कुश्ती के पहलवान हैं, इनको अपॉइंट किया गया है आपका ब्रांड एम्बेसडर किसका, वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब का। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है अकॉर्डिंग टू WTSR 23 रिपोर्ट इंडिया रैंक एट विच पोजीशन इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। तो आपको बताना है WTO की WTSR रिपोर्ट के अनुसार जो मर्चेंडाइज रिपोर्ट होती है या कह दें व्यापारिक निर्यात में भारत किस स्थान पे है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, 18th। जी हाँ, भारत इसमें 18th पोजीशन पे है। ठीक है, किस पोजीशन में, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, व्यापारिक निर्यात एक्सपोर्ट करने में हम कौन से पोजीशन में, 18 पोजीशन पे है। तो इसके बारे में बता दें कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक रिपोर्ट आपकी अभी रिलीज करी है जिसमें ऑफ 23 एडिशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स रिव्यू, WTSR की फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स रिव्यू इसे कहा जाता है, कब, अगस्त में। ठीक है, और इसमें भारत की 18th रैंक रही है। भारत कितनी रैंक रही है, 18th रैंक रही है। वही आपको बता दें इसमें और एक और कैटेगरी है जिसमें भारत की 70th रैंक है, वो है सर्विस एक्सपोर्टर्स में भारत की रैंक कितनी रही है, 7th रैंक रही है इसमें। ठीक है, हमने लगभग सर्विस एक्सपोर्ट करी है $309 बिलियन की और 4.4% के ग्लोबल सर्विस ट्रेड शेयर के साथ। ठीक है, तो हमारा कितना पूरा ट्रेड हो पूरे वर्ल्ड में 4.4% आता है हमारे पूरे वर्ल्ड के हिसाब से। ठीक,
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो इसके बारे में बता दें कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो हम शॉर्ट में कहते हैं WTO भी कहते हैं। तो WTO है, इसका जो गठन किया गया है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 1995। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके जो मेंबर हैं वो 164 मेंबर्स हैं टोटल। इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम क्या है, नुगोजी ओकोनोजो इवेला, जो कि नाइजीरिया से हैं। भाई बता दूं आपको क्या है कि WTA क्या है। तो WTA एक आपका टास्क एस्टेब्लिशमेंट एंड रूल गवर्निंग इंटरनेशनल ट्रेड है। मतलब क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं उनको नियंत्रण करने वाली एक और नियम स्थापित करने वाली एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं। तो आपको बताना है हु हैज बिकम दी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी एस परमेश। जी हाँ, आप दो फोटो देखते हैं, एस परमेश जी ये बन गए हैं आपके क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो आपको बता दें तो कोस्ट गार्ड थोड़ा ये बता दें, कोस्ट गार्ड को स्टैब्लिश कब किया गया था। कोस्ट गार्ड स्टैब्लिश किया गया था 1 फरवरी 1977 को। और इसका कोस्ट गार्ड डे मनाते कब है, तो 1 फरवरी को हम क्या है कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं। और आपने हमारे अभिजीत सर, आपको हमारे चैनल पे अभिजीत सर द्वारा मंथली इंपॉर्टेंट डेज की वीडियो लाई जाती है हर महीने उस मंथ के इंपॉर्टेंट डेज की वो अलग वीडियो निकालते हैं, आप उसे देखते हैं। फरवरी मंथ की आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में उन्होंने बता रखा है बहुत अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो आप उसे जाके जरूर देख सकते हैं। भाई आपको बता दें जो कोस्ट गार्ड होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है गैंडों के संरक्षण के लिए किस राज्य में राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो राइनो टास्क फोर्स हैज बीन फॉर्म्ड इन विच स्टेट फॉर कंजर्वेशन ऑफ राइनोस। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी बिहार में। जी हाँ, बिहार के अंदर राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये जो गेंडे जो राइनो है उनके संरक्षण के लिए या गेंडों के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में बता दें कि बिहार सरकार ने राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके तहत वो क्या है राइनो का जो गेंडे हैं उनको क्या है रीइंट्रोड्यूस करेंगे वो अपने राज्य में। कहाँ पे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर, इसे हम WTR भी कहते हैं, याद रखेगा, VTR कहते हैं, WTR बोल रहा हूँ, VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहते हैं, जो कि वेस्ट चंपारण में पड़ता है बिहार के अंदर। ठीक है, भैया आपको बता दूं जो स्टेट वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ है इसमें तहरीर क्या करेंगे, इनने मतलब इनका अभी क्या है जो रिपोर्ट आई उसके साथ देखा गया कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके तहत क्या टाइगर्स की पॉपुलेशन है VTR के अंदर। VTR मतलब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। इसके तहत यहाँ पे क्या है जो शेर है, टाइगर हैं, बाघ जो है उनकी जनसंख्या बढ़ी है। इसी के तहत फोकस करते हुए अब ये फोकस किस पे करेंगे कि राइनो की जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ जाए उस रीजन के अंदर। ठीक है, चलिए और आपको बता दें कि अभी करंट में VTR में मतलब वाल्मीकि रिजर्व जो आपका है टाइगर रिजर्व है, इसमें टोटल 14 आपके इसमें टोटल 1 राइनो है और वहीं टोटल 14 राइनो है पूरे पटना जू के अंदर। ठीक है, और इसके तहत आप क्या करेंगे, इसने जो बनाया है इसको तहत आप क्या राइनो को दोबारा अपने राज्य में लेके आएंगे और उनकी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत कितने मैच जीते। तो सही आंसर आपके हैं ऑप्शन ए 26। जी हाँ, 26 मैचेस हमने जीते हैं। तो इसके बारे में बता दें कि इंडिया ने लगभग 26 मैचेस 26 मेडल होगा वो, सही है। ठीक है, याद रखिएगा 26 मेडल है ये। ठीक है, मैचेस यहाँ लग गया है, मेडल है ये। ठीक है, पदक है ये। ठीक, तो हमने कितने पदक जीते हैं, टोटल 26 पदक जीते हैं। तो इसमें 26 मेडल जीते हैं, इसमें टोटल 11 गोल्ड 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, कहाँ पे, फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे चेंगडू चाइना के अंदर। ठीक, इंडिया ने इसमें टोटल ऑल ओवर जो रैंक रही है वो 7th रही है। ठीक है, मेडल के अंदर में। और वही आपको बताने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है ये चेंगडू चाइना के अंदर है भैया, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आयोजित किए गए थे और ये हर 2 साल पे गेम्स आयोजित किए जाते हैं। फिर आपको बता दें ये जो 2023 में भी हुआ ये 31वां एडिशन था इस टूर्नामेंट का। वही जो आपका जो IFISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है इसको IFSU मतलब IFSU द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये IFSU फुल फॉर्म क्या है, तो ये फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन कहा जाता है इसको, इसके द्वारा ये आपका आयोजित किया जाता है। ठीक है,
वहाँ जब देखते हैं इसमें नंबर 1 रैंक रही चाइना की, इसने टोटल 178 मेडल जीते हैं। नंबर 2 पे जापान रहा है, नंबर 3 पे कोरिया रहा है, नंबर 4 पे इटली और नंबर 5 पे पोलैंड रहा है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है सीबीआई अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क से जुड़ी हुई यह कहाँ स्थित जुड़ी गई यह कहाँ स्थित है। मतलब आपको बताना है सीबीआई अकेडमी जॉइंस इंटरपोल अकेडमी नेटवर्क, वेयर इज इट लोकेटेड। तो यहाँ कॉमा होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी गाजियाबाद। जी हाँ, आपको सीबीआई अकेडमी है वो आपकी कहाँ पे स्थित है, गाजियाबाद के अंदर स्थित है। तो सीबीआई फॉर्म क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये हमारी सीबीआई सीबीआई अकेडमी है, इसने ज्वाइन कर लिया, इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अकेडमी जो है इसने ये 10th मेंबर बन गया है इंटरपोल अकेडमी नेटवर्क का। ठीक है, और साथ ही आपको बता दें कि इससे क्या होगा, जो सीबीआई है इसको हेल्प मिलेगी डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट जो होंगे उन सभी पे। ठीक है, ये आपको बता दें सीबीआई अकेडमी है वो गाजियाबाद के अंदर स्थित है। ठीक है, अभी मैंने जैसे वक्त बताया था। और ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच स्टेट्स असेंबली हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी केरल। जी हाँ, केरल विधानसभा ने ये आपका प्रस्ताव पास कर दिया, जिसके तहत उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि उनका राज्य का नाम बदल दिया जाएगा। तो क्या रखा जाए, तो इसके बारे में बात करें तो इन्होंने जो आपका जो बिल लाए थे उसको पास किया अपने विधानसभा में। इसके तहत उन्होंने बताया है कि केरल का नाम बदल के क्या कर देना चाहिए, केरलम कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, केरलम कर देना चाहिए। आपको बता दें केरलम वर्ड जो है ना, ये केरलम वर्ड है, ये क्या है, एक मलयालम वर्ड है। क्या कौन सा वर्ड है, मलयालम वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है इसका जो मेन मतलब इसका मतलब वो जो होता है कि इसका मतलब होता है केरा मतलब होता है कोकोनट, और आलम मतलब होता है लैंड, मतलब कोकोनट का लैंड, मतलब कोकोनट का लैंड कहा जाता है इसको। ठीक है, तो कोकोनट का लैंड कहा जाता है, इसलिए इसका नाम केरलम रख देना चाहिए। ठीक, तो वही आपको बता दें केरल जो है लैंड ऑफ कोकोनट ट्रीज भी कहा जाता है इसको। ये लगभग आपका 45% आपका क्या नाम है ओवरऑल कोकोनट हार्वेस्ट किया जाता है आपका केरल के अंदर। ठीक है, पूरी इंडिया का 45% खाली केरल के अंदर हार्वेस्ट किया जाता है कोकोनट। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन कर्नाटका। तो कर्नाटक में हाथियों की संख्या कितनी है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी 6395 जनसंख्या हो गई है हाथियों की इस करंटली कर्नाटक के अंदर। तो इसके बारे में बात करें तो आपको बता दें जो एक रिपोर्ट जारी करी गई है एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी 2023 की, इसके तहत इन्होंने बताया है कि कर्नाटका जो राज्य है यहाँ पे क्या नाम है आपका एक रिमार्केबल इंक्रीज पाया गया है एलिफेंट पॉपुलेशन का, मतलब बहुत अच्छी जनसंख्या वृद्धि पाई गई है कर्नाटका राज्य में हाथियों की। ठीक है, आपको बता दें कर्नाटका में जो सर्वे हुआ था उसमें 2017 में सर्वे हुआ था, उसमें कितने सिर्फ 6049 एलिफेंट से अब करेंटली कितने हो गए हैं 6395 एलिफेंट हो गए। ये हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन रीजन बन गया, मतलब कर्नाटका में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं पूरे भारत में। ठीक है, वही आपको बता दें ये रिपोर्ट है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है वर्ल्ड एलिफेंट डे के एक दिन पहले। ठीक है, अब वो वर्ल्ड एलिफेंट डे कब होता है, तो वो आपका होता है 12 अगस्त को, मतलब आज जो 12 अगस्त सॉरी वो कल सैटरडे जो आपको 12 अगस्त निकल गया ना, वहाँ तक तो उसको हम कह रहे हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे बनाते हैं। नहीं समझ लीजिएगा, देश की जो वीडियो है वो अभी से द्वारा लाई जाएगी मंथ के एंड में, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि 2010 में केरला की जनसंख्या कितनी थी हाथियों की 5700, 2012 में 6072, 2017 में 6049 और 2023 में कितनी होगी 6395 हो गई। और टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ 655 एलिफेंट्स का इंक्रीमेंट हुआ पूरा 2010 से लेकर 2023 तक में। तो लगभग 13 सालों में हमने लगभग 655 हाथी इंक्रीज करे हैं अपने केरल राज्य के अंदर। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए राजस्थान में। जी हाँ, राजस्थान के अंदर आपका इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत क्या है राजस्थान सरकार है वो वहाँ की महिलाओं को क्या है फ्री मोबाइल स्मार्टफोन देंगी फ्री में देंगे वो सबको। ठीक है, तो इसके बारे में बता दें कि चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के अशोक गहलोत, इन्होंने इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की है 2023 में।
ठीक, इसके तहत क्या है कि जो सरकार है वो फ्री मोबाइल फोन देगी, साथ ही इंटरनेट देगी, साथ ही वॉइस कॉल सर्विस भी देगी, साथ ही में वॉइस कॉल सर्विस देगी जो राज्य की महिलाएं हैं उनके लिए। ठीक है, आपको बता दें ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपका 10 अगस्त से शुरू हो जाएगा, 30 अगस्त तक दिया जाएगा ये फ़ोन महिलाओं को राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, और ज़्यादातर यहाँ फोकस किया जाएगा जो औरतें विधवा हैं और जो आपकी डिवोर्स है, मतलब जिनका तलाक हो चुका है, उनको इस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, उन्हीं को क्या है पहले मोबाइल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है स्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट ने। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने स्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये है क्या, तो इसके बारे में बता दें। तो आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने स्वागतम एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक पास जनरेट किया जाएगा। जो लोग विजिट करना चाहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के परिसर को, ठीक है भैया, आपको बता दें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पास दिया जाएगा। ठीक है, और ये स्वागतम पोर्टल जो है एक ऑनलाइन पोर्टल है, ये प्रमोट किया जाता है, प्रमोट ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, बेंगलोर में। जी हाँ, बेंगलोर में इंडिया स्टार्टअप 2023 फेस्टिवल शुरू किया गया है। तो इसके बारे में बता दें कि ये सेकेंड एडिशन हो रहा है इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023। ये कहाँ पे आपका किया जाता है? मुंदा नाहिली, ठीक है, यहाँ पे मुंदर हली में, और जो कि बेंगलुरु के अंदर, सॉरी प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ रही है, आप जिसके लिए बेंगलुरु में है आपका, और ये 10 अगस्त से 12 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसकी थीम रखी गई है इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, मतलब पिरामिड के तल में नवचार। ठीक है, वही आपको बता दें इसमें लगभग 10,000 से स्टार्टअप आपके और लगभग 500 इन्वेस्टर्स आपके आएंगे भारत, यूके और जापान से। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। आपको बताना है फल और सब्जी व्यवसाय से जुड़ी प्लक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो आपको बताना है हु हैज बिकम दी ब्रांड एम्बेसडर होगा, यहाँ पे ब्रांड लिखा है, ऑफ मिस्टर प्लक कंपनी एसोसिएटेड विथ फ्रूट एंड वेजिटेबल बिजनेस। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, करीना कपूर। जी हाँ, करीना कपूर बन गई है आपकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है किसकी? जो वेजिटेबल और वो फ्रूट एंड वेजिटेबल बिजनेस है मिस्टर प्लग, जो प्लग इसका नाम है, प्लग नाम कंपनी है इसकी। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, जिससे क्या है हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी वीडियो लाते हैं। साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, और जो अच्छी लगी हो तो उसे ही बताएं, खराब लगी हो तो कुछ कमी लगी हो तो उसके बारे में मुझे जानकारी दें। साथ ही शेयर भी करें जिससे क्या बाकी लोग पास भी पहुँच सकें। ठीक, चलिए आज के लिए जय हिंद।